बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है रियासत और मैं हूं आपकी होस्ट नाज़िया खान। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 2 रोज़ा ऑफिशियल टूर पर इस वक्त मौजूद हैं। सऊदी अरब के वली अहद वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म ये दौरा कर रहे हैं और दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद से मुलाकात भी होगी। इस मुलाकात में जो दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं उन पर भी बात होगी और जो सरमायाकारी के हवाले से जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस हवाले से भी काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की जाएगी। आपको बताएं तो वज़ीर-ए-आज़म जो है ये दूसरा दौरा है। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म अप्रैल में सऊदी अरब का एक दौरा कर चुके हैं। ख़ास तौर इस दौरे की अहम बात ये भी है कि वज़ीर-ए-आज़म अपने इस दौरे के दौरान द वॉस इन द डेजर्ट नामी एक सरमायाकारी की कॉन्फ्रेंस है उसमें भी शरीक होने जा रहे हैं, जिसमें दुनिया भर से नामवर जो है सरमायादार भी मौजूद होंगे और इसके अलावा बिजनेसमैन भी मौजूद होंगी। बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। और जब हम बात करते हैं मईशत की मुस्तहकम होने की, फैटफ लिस्ट से निकलने के बाद जिन अपॉर्चुनिटीज़ की पाकिस्तान को ज़रूरत है, दरामदाद हो, बरामदाद हो, तरसीलात ज़र हो, ताल्लुकात की बहाली हो, उन सब चीज़ों के अंदर इस तरह के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ख़ास तौर पर अगर हम रिसेंट पास्ट में देखें तो जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म हमें मुतहर्रिक नज़र आए हैं, चाहे वो SCO का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो उज़्बेकिस्तान की कॉन्फ्रेंस हो, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना हो या फिर सऊदी अरब का दौरा हो, ये सारी वो जगह पर वज़ीर-ए-आज़म ने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम की जानिब लेके जाए, तरक्की की जानिब लेके जाए, वो नहीं छोड़ी। और ये वही उसी सिलसिले की कड़ी है कि वज़ीर-ए-आज़म इस दौरे पर मौजूद हैं और ख़ास तौर पर दुनिया को नाज़रीन जिन चैलेंजेस का सामना है, चाहे वो फूड सिक्योरिटी के हवाले से हो, तवानाई बहरान के हवाले से हो या माहौलियाती तब्दीली के उस जिन की जो कि बोतल से मुकम्मल तौर पे बाहर आ चुका है और दुनिया को अपनी लपेट में ले चुका है, जिसकी बारहा वज़ीर-ए-आज़म हर प्लेटफॉर्म में जिक्र कर चुके हैं। अपने ट्वीट में भी वज़ीर-ए-आज़म ने इस दौरे में रवानगी से कबल इस पर बात की है। ये सारी वो चीज़ें हैं, ये सारी वो बातें हैं जो कि बड़ी अहमियत की हामिल है। और ख़ास तौर पर हम ये देखेंगे इस दौरे से पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो सकती हैं, कितना सिग्निफिकेंट है ये दौरा और किस तरह से दोनों ममालिक के जो बाहमी ताल्लुकात हैं उनके फ़रोग़ में अहमियत का हामिल है। इसी हवाले से तो आज हमारा पर्टिकुलरली फोकस इसी पर होगा। मुझे बहुत ही पर्टिनेंट और बहुत ही रेलेवेंट पैनल ज्वाइन कर चुका है। मैं तारुफ करवा देती हूँ, फिर इस प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। हमें ज्वाइन किया है मंसूर जाफ़र साहब ने, तज्ज़ियाकार हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। उनके साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, कैसर अहमद शेख साहब हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हैं। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं फ़हीम सरदार साहिब, माहिर मौशियात हैं। बहुत शुक्रिया सर आपने टाइम निकाला। और इसके अलावा हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन करने वाले हैं शाहिद अमीन साहब, साबिक एम्बेसडर हैं। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब आपने टाइम दिया। शुक्रिया एम्बेसडर साहब, मैं अगर अपने प्रोग्राम का आगाज सर आप ही से करूं, टाइमिंग कितनी अहम है इस दौरे की अपनी सिग्निफिकेंस क्या है, उस हवाले से मैं चाहूंगी सर जरा कुछ बात हो जाए। मेरे ख्याल में इसकी खुसूसियत तो यही है कि वहाँ पे सरमायाकारी का एक समिट हो रहा है जी, जिसमें दुनिया के बहुत बड़े इन्वेस्टर्स और बड़ी बड़ी कंपनीज मौजूद हैं जी। खुद सऊदी अरब जो है आपको मालूम है सलाह के लिहाज से दुनिया में नुमाया मुकाम रखता है। उसके बहुत बड़े सरप्लसेज हैं, इन्वेस्टमेंट की उसकी बड़ी अहलियत है। तो मैं समझता हूँ इसमें इसका एक तो बायलैटरल पहलू है कि सऊदी अरब के साथ हमारे खुसूसी ताल्लुकात है। फिर क्राउन प्रिंस ने, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान ने उनको दावत दी है, उनके साथ मुलाकात भी होगी। तो बायलैटरली यकीनन हमारे से ये तवक्कुआत रही हैं कि सऊदी अरब हमारी इक़्तिसादी इमदाद में कुछ इजाफा करे, या तो डायरेक्ट एड आए या इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में आए। तो मैं समझता हूँ इस सिलसिले में कुछ ना कुछ अच्छे नताइज निकल सकते हैं। देखिए सऊदी अरब की बड़ी खुसूसियत मैं सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफ़ीर रहा हूँ। फिर पिछले दिनों मैंने किताब भी लिखी है पाकिस्तान के सऊदी अरब ताल्लुकात के बारे में। तो एक तो ये ज़रूरत इस बात की है कि हम समझे कि सऊदी अरब की अहमियत है क्या। लोग अक्सर कहते हैं कि ईरान भी अहम है, तुर्की भी अहम है, मलेशिया भी अहम है, सब अहम है, अपनी जगह हर एक की अहमियत है। लेकिन किस मुल्क के अंदर 20 लाख पाकिस्तानी जो है रोजगार के लिए मौजूद है, किसकी रिमिटेंसेस दुनिया में सबसे ज्यादा है, किस मुल्क इस्लामी मुल्क ने आपको सबसे ज्यादा इक़्तिसादी इमदाद दी है, किस मुल्क ने आपको सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक बहाज पे और हर फील्ड में आपको सपोर्ट किया है। तो मैं हर मुल्क की ताल्लुकात में चाहता हूँ पाकिस्तान के बेहतर हों। लेकिन मुझे थोड़ी हैरत होती है कि बाज़ लोग कहते हैं कि सऊदी अरब तो है लेकिन इसके अलावा और भी मुल्क हैं, वो यकीनन उनसे भी ताल्लुकात हैं, लेकिन सऊदी अरब की खुसूसी अहमियत है, इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। ये एक हमारा कौमी असासा है, अगर इसमें कमी आएगी तो पाकिस्तान को बड़ा शदीद नुकसान पहुंचेगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की अहमियत है।
इससे जो बाहिमी एक तो राब्ते हैं वो बेहतर होंगे, सारी तौर पे इम्कानात बढ़ेंगे, और फिर अगर कोई किसी किस्म की रुकावटें उनको दूर भी किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें देखते हुए मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म का दौरा बड़ा वक्त के लिहाज से मौजू भी है, और मेरे ख्याल में इसके अच्छे नताइज निकलेंगे। अच्छा एम्बेसडर साहब, थोड़ा सा मैं चाहूंगी आप इस पे भी बात कीजिएगा। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद आपको लगता है कि पाकिस्तान एक अच्छी और बेहतर पोजीशन में है कि वो हमसाया ममालिक के साथ जो है ज़रा अच्छे ताल्लुकात बहाल कर सके? क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे होते हैं, तरसीलात ज़र की, दरामदात बरामदात की, तो उसमें जाहिर है इन्वेस्टमेंट का, अगर इन्वेस्टर्स का नहीं होगा कॉन्फिडेंस तो वो आपके मुल्क में इन्वेस्ट तो नहीं करेगा। लेकिन अब ग्रे लिस्ट से निकलना बजाते खुद एक बड़ा लैंडमार्क है पाकिस्तान के लिए, उस हवाले से क्या कहेंगे सर आप? ये बहुत बिल्कुल हमारी बड़ी कामयाबी है, बल्कि एक जबरदस्ती का हमारे ऊपर एक तोहमत लगी हुई थी, लेकिन उसकी अच्छाई ये है कि अब खुद हमने अपने इंटरनल मैकेनिज्म को इम्प्रूव किया है। बैंकिंग के बारे में ज्यादा बेहतर कानून आए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बड़े अच्छे इक़दाम उठाए गए हैं। तो यकीनन FATF का भी प्रेशर था, लेकिन ये खुद हमारे कौमी मफाद में था कि ये इस्लाहात करें। तो अब मैं समझता हूँ कि FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद कोई जवाब नहीं कि कोई इदारा जो है हमारे साथ ताल्लुकात में कुछ हिचकिचाहट करे, या कम से कम एक रीजन हो जाए कि जी आप क्योंकि FATF ग्रे लिस्ट में, तो इसलिए हम आपके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते या उतनी हद तक आपके साथ ताउन नहीं कर सकते। तो वो रुकावटें दूर हो गई हैं। मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बड़े बिजनेस हाउसेज हैं। जरूरत इस बात की है कि हमारे बिजनेसमैन और गवर्नमेंट लीडर जो हैं इन मौके का फायदा उठाएं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मंसूर साहब, यही सवाल मैं आपसे अगर पूछूं कि पाकिस्तान ये जो टाइमिंग है वज़ीर आज़म के दौरे की, ये कितनी अहम है, कितनी सिग्निफिकेंट है, और क्या एक्सपेक्टेशंस रखी जा सकती हैं इस दौरे से सर? यकीनन जी, इस वक्त जो वज़ीर आज़म दौरा कर रहे हैं क्राउन प्रिंस की दावत पे, वो कई लिहाज से अहम है। यकीनन उसकी टाइमिंग भी ख़ास तौर पे पाकिस्तान के रेफरेंस से बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त जिन चैलेंजेस का सामना है, ख़ास तौर पे जो हालिया सैलाब बहुत बड़े पैमाने पे जिससे मुतासर हुआ है पाकिस्तान का तकरीबन 1/3 इलाका, अभी भी उस जो अफरीत है उससे निकल नहीं सके। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा मौका है कि जैसे आपने अपने इंट्रो में बयान किया कि जो इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से चैलेंजेस हैं, जो इस नौइयत की चीज़ें हैं, वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया को बावर कराने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान एक केस स्टडी के तौर पर वहाँ मैं समझता हूँ वो वज़ीर आज़म साहब अपना एक केस पेश कर सकते हैं कि किस तरीके से हम बग़ैर अपनी किसी गलती के जो बड़ी ताकतें हैं, इंडस्ट्रियल ताकतें हैं, उनकी बेहतियाती या उनकी बदामालियों जो है उसकी सज़ा हमें मिल रही है। बिल्कुल। और फिर इसी तरीके से FATF के बाद, FATF से निकलने के बाद मैं समझता हूँ पाकिस्तान एक और बड़ी सक्सेसफुल केस स्टडी है। यकीनन इस जो समिट है, इस इकनॉमिक समिट है, जिसे आपने डेजर्ट्स एंड वर्ड का नाम दिया है, तो इस हवाले से भी ये इंतहाई अहम है कि वहाँ पे UAE जैसा रियासत जो है वो भी आ रही है, जिसको खुद FATF का सामना है। तो वो पाकिस्तान के तजुर्बात के, पाकिस्तान ने किस तरीके से इस लिस्ट से निकला है और अपने तजुर्बात उन आलमी लोगों के साथ, उन आलमी फोरम्स पे शेयर कर सकता है। और इसी तरीके से वज़ीर आज़म साहब ने जिस तरीके से SCO का फोरम जो है वो एक्सटेंसिव डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया, मैं समझता हूँ ये भी एक ऐसा मौका है कि जहाँ पे दुनिया भर से माहिरीन माशियात, इन्वेस्टर्स और बड़ी बड़ी मालियाती कंपनियां जो हैं वो इसमें शिरकत करती हैं। तो पाकिस्तान के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने यहाँ जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे FATF से निकलने के बाद जो भी कोई कंसर्न मौजूद थे इन मुल्कों के या इन कंपनियों के, उनको दूर करते हुए मैं समझता हूँ कि अपने मुकदमे को शोकेस करने का बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और उससे फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। यकीन उससे फ़ायदा उठाने के लिए बड़ा होमवर्क भी किया गया है, और वज़ीर आज़म साहब जो हमें इतलात मिली हैं बड़े एक ड्यू होमवर्क के साथ वहाँ गए हैं, और यकीनन इसके मुस्बत। और फिर इसका अगर आप लिंकेज करें कि नवंबर के एंड पर आखिरी हफ्ते में क्राउन प्रिंस साहब खुद पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ़ ला रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसका होमवर्क करने के हवाले से जो म्यूचुअली यानी जैसे लॉबीज़ में या कॉरिडोर्स में कुछ चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं, उस दौरे की तैयारी के हवाले से ये भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को मैसर आई है। और यकीनन उनके साथ जाने वाला जो भी अमला है वो उन कॉरिडोर्स में एक्टिव होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कैसे साहब, जब हम बायलैटरल रिलेशनशिप की बात करते हैं तो पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो तारीख है ताल्लुकात की, वो एक दिली वाबस्तगी भी है हमारी उनके साथ, और हमेशा बड़े भाई का किरदार अदा किया। अगर हम सऊदी अरब के हवाले से बात करते हैं, चाहे डिफर्ड ऑयल पेमेंट्स के हवाले से हो या दूसरे मामलात हों,
कभी भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तनहा नहीं छोड़ा और इसी तरह से जब पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान भी हमेशा फोर फ्रंट पे रहा है। ये जो दो तरफा ताल्लुकात हैं जिनकी इतनी तवील तारीख है, उसको सर आप कैसे देखते हैं और इसको मज़ीद हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियाँ शहबाज शरीफ जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं उनके बहुत करीब रहा हूँ और हूँ। मैं देखता हूँ कि वो एक विजनरी शख्सियत हैं। उनका जो मेहनत और उनका दूर अंदेशी और जब से वो आए हैं आपने देखा कि पाकिस्तान के तल्लुकात हर जगह बेहतर होने शुरू हो गए। बहुत मुतहर्रिक अमेरिका आपने देखा कि प्रेसिडेंट बाइडन उनसे ख़ास तौर पे मिले। बिल्कुल यहाँ पे यूएन के अंथोनियो जो सेक्रेटरी जनरल है वो ऑल द वे पाकिस्तान आए और उन्होंने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर जज्बात का इज़हार किया। दुरुस्त। और जिस तरह पाकिस्तान के लिए वज़ीर आज़म वहाँ पर एज ए वकील बोले हैं, जो सूरत हाल थी वो भी अपनी मिसाल आप अंदाज़ा कर लीजिए। तो वज़ीर आज़म के पास बहुत विजन है। अब वो सऊदी अरेबिया देखिए, पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा आबादी का मुल्क है। पहले 4 मुल्क देख लीजिए। सबसे बड़ा मुल्क जो आबादी का है चाइना, वो दुनिया की दूसरी बड़ी इकानमी है। दूसरा मुल्क अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी इकानमी है। तीसरा मुल्क इंडिया जो है वो दुनिया की 5वीं इकानमी है। इस वक्त हमारा ही चांस है। अगर जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में होगी उसी की अपॉर्चुनिटी है। हर एक को नज़र आ रहा है पाकिस्तान के 5वीं बड़ी आबादी का यंग आबादी और ऐसे मल्ले बकू जिससे हर जगह हम पहुंच सकते हैं। तो सारी दुनिया को ये FATF का एक मसला था, हमारे यहाँ दहशतगर्दी का मसला था, वो मसाइल हल हो रहे हैं। तो हर एक वो अपने मफाद में, देखिए हमारे तो दोस्त हैं ही, हम तो उनसे तवक्को करते ही हैं कि सऊदी हमें फेवरेबल टर्म्स देगा। उन्होंने अपनी रिफाइनरी लगानी है, ठीक है। उनके पास इतना पैसा है इस वक्त, जो ट्रिलियन ऑफ डॉलर उनके रिजर्व हैं और उनका तेल की इतनी नई अर्निंग हुई है। उन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अच्छी जगह पे, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो इस मौके पे जो जा रहे हैं ना वज़ीर आज़म साहब, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बहुत अच्छे हमारे समझौते होंगे। ये हमने पहले, क्योंकि इससे पहले MOU तकरीबन तय हुए होते हैं जाने से पहले ना, मुझे तजर्बा रहा है, एकदम वहाँ जाके नहीं होते। ये काफ़ी अरसे से उसकी तैयारी हो रही होती है। तो ये मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त बड़ी तरक्की के दोराहे पे है। तो तरक्की इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। इस वक्त मुश्किल हालात हैं हमारे, मुश्किल हालात हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं। सबसे ज़्यादा हमने जो मुश्किल की ना, ये पॉलिटिकल टर्माइल। देखिए ये क्या मकसद था, हम आपस में लड़ रहे हैं और इस वक्त देखिए ना क्या ज़रूरत है कि जब तक हमको रिलेट नहीं करेंगे, इनको चाहिए, देखिए आइए हम चार्टर ऑफ इकानमी की बार बार बात कर रहे हैं। हम तो अपोजिशन में थे ना, जब मियाँ शहबाज शरीफ ने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, कैसर अहमद शेख ने बार बार ये तकरीरें की कि आइए हमारे साथ बैठ जाएं, चार्टर ऑफ इकानमी मुल्क के मामलात में, मुश्तरका मामलात में तो करें ना। वो सिर्फ लॉन्ग मार्च कर लें, अच्छा अब करके दिखा दें, करेंगे, वो करेंगे ज़रूर, लेकिन उससे मुल्क का क्या फ़ायदा होगा, मुझे ये बता दीजिए ना। क्या होगा, क्या इलेक्शन जल्दी हो जाएंगे? बिल्कुल आप सही करें, जब दो तरफा ताल्लुकात की बात होती है तो फिर अपना इमेज भी हमें स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। सऊदीया से मुझे पूरी तवक्को है कि बड़े अच्छे रिजल्ट आए इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, हमें भी यही तवक्को है। सही मौके पे प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। फहीम साहब, कॉन्फ्रेंस जो होने जा रही है जिसमें दुनिया भर से कहा जा रहा है कारोबारी शख्सियात होंगी, CEOs होंगे और सरमायाकार वहाँ मौजूद होंगे, फोकस भी सरमायाकारी पर होगा। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है पाकिस्तान के लिए और किस तरह पाकिस्तान उसको फुली अवेल कर सकता है? जी बहुत शुक्रिया। मैं इसमें थोड़ा सा मैं इजाफा करूँगा कि पहले ही अपॉर्चुनिटी सऊदी अरेबिया के लिए, क्योंकि हम ज़रा उस नुक्ते को भी ज़रा मेरे ख्याल अपने सामने रख लें। सऊदी अरेबिया अपने आप को बिल्कुल रीटूल कर रहा है, रीबिल्ड कर रहा है एक तरह से। वो नया शहर नियोम सिटी का खैर सबको पता है, वो 500 अरब डॉलर वहाँ पे इन्वेस्ट हो रहे हैं। सिर्फ सऊदीया के नहीं, और मुल्कों के भी हैं, और कंपनीज़ के भी हैं, और प्राइवेट सेक्टर से आ रहे हैं, पब्लिक सेक्टर से आ रहा है। पाकिस्तान को ये चीज़ भी यकीनन पाकिस्तान को पूरी समझ है इस बात की कि सऊदी अरेबिया को इस वक्त सपोर्ट की ज़रूरत है। ये सिर्फ नहीं है कि हमें सपोर्ट चाहिए, हमारे जो समिट है ख़ास तौर पे 10 से 11 अरब डॉलर की एक इन्वेस्टमेंट पे फोकस कर रहे हैं, जो उनकी ग्लोबल सप्लाई चेन के ऊपर आएगी। वो क्यों चाह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया दरमियान में और ग्लोबल सप्लाई चेन सऊदीया के ऊपर से गुजरें और उसमें से सऊदीया की सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसमें एक्टिवेट हो जाए। वो अच्छी बात है। पाकिस्तान की वहाँ पे जो प्रेजेंस है वो पहले ज़रा मैं सऊदीया के एंगल से मैं देखना चाहूँगा, फिर मैं हमारे एंगल से। देखें, सऊदीया को पाकिस्तान की ज़रूरत है। हम अगर इस चीज़ को थोड़ा सा अगर वसी तौर पे देखें तो अब डिप्लोमेटिक एंगल्स पे देखें, सिक्योरिटी के एंगल्स पे देखें,
आप उसको बेसिकली सोशल लॉजिकल एंगल्स पे देखें, पाकिस्तान ने कितनी सपोर्ट की है सऊदी अरेबिया को और सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को कितनी सपोर्ट की। इसलिए वो जो शुरू में आपने बात की थी कि एक इतनी अच्छी रिलेशनशिप क्यों है, अब आ जाते हैं पाकिस्तान के फ़ायदे की। देखें इस वक्त ये जो समिट है, इसकी समिट से ज़्यादा जो साइडलाइंस पे बातें होंगी मेरी तो नज़र उस पे है। समिट पे तो एक सेट एजेंडा है, वो अपने ग्लोबल सप्लाई चेन में इन्वेस्टर्स लाना चाह रहे हैं, ये है वो चाह रहे हैं कि उससे स्पिन ऑफ हो नियोम सिटी पे, उनकी जो 2-3 और मेजर प्रोजेक्ट्स हैं अरामको को वो फैलाना चाह रहे हैं। आप नोट करें अरामको जो है T20 की वर्ल्ड कप में उसका ऐड आया है, ये बहुत एक नया स्टेप है कि अरामको अपने आप को अब मार्केट कर रहे हैं दूसरी दुनिया की एशिया की तरफ और नए कॉन्सेप्ट्स में। इस वक्त पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये जो साइडलाइंस पे जो बातें होंगी बिलखुसूस वहाँ पे असल में वो बातें बेशक हों 10 मिनट की, आधे घंटे की, 1 घंटे की, लेकिन वो होती बहुत गहरी हैं क्योंकि सब एक मकसद से वहाँ पे आए हुए होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। जो सेट एजेंडा होगा वो ज़ाहिर बात है सऊदीया का अपना एजेंडा होगा, लेकिन जो ब्रेक ऑफ्स होती हैं डिस्कशंस की उनके अंदर पाकिस्तान अपना शोकेस कर सकता है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पाकिस्तान वाकई एक एग्ज़ाम्पल है ना सिर्फ कोविड का, FATF का, सिक्योरिटी का, इकोनॉमिक रेजिलियंस का। जिस मुल्क ने इन हालात में एक इकॉनमी ग्रो कर रही है और जो गवर्नेंस PM साहब दिखा रहे हैं कि गवर्नेंस पे फोकस करना है, सो ये दुनिया ये सुनना चाहती है। दुरुस्त, बिल्कुल ठीक। एम्बेसडर साहब, जिस तरह से अभी फ़हीम साहब ने भी फरमाया कि बड़ी अहम मुलाकात भी वहाँ पर होने जा रही है, ज़ाहिर है कॉन्फ्रेंस तो है ही इसीलिए कि अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो जनरेट की जा सकें और जो दोनों ममालिक हैं उससे फ़ायदा उठा सकें, म्यूचुअली फ़ायदा होगा ज़ाहिर इससे। लेकिन जो मुलाकात होने जा रही है वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद से, सर इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है इस सारे तनाजुर में? वक्त के साथ ये नज़र आता है कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो वहाँ के डी फैक्टो हुक्मरान हैं, उनके वालिद साहब यकीनन उनकी सेहत ऐसी नहीं है, तो इन हालात में मोहम्मद बिन सलमान के साथ जितनी भी आपकी अच्छी रिलेशन होगी वो हमारे लिए मुफीद होगी। और अगर एक सियासी पहलू से हम बात करें तो बल्कि मैंने अपनी किताब में भी इसका तफसील बयान की है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नवाज शरीफ फैमिली के साथ सऊदी रॉयल फैमिली के हमेशा बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। ये पर्सनल चीज़ें जो है ट्राइबल सोसाइटीज़ में, जो सऊदी अरब है बुनियादी तौर पर ट्राइबल सोसाइटी है, वहाँ पे दीज थिंग्स मैटर। किस आदमी पे एतमाद है, किस पे एतमाद नहीं है। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि जितने भी ताल्लुकात मोहम्मद बिन सलमान के साथ बनाए जाते हैं वो हमारे लिए बहुत एक फ़ायदेमंद होंगे और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देंगे। अच्छा, इन बातों में एक चीज़ का जिक्र करना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ देयर फॉर सऊदी अरेबिया इन दिस वर्ल्ड। देखिए, इसका लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है कि हमने, पाकिस्तान ने सऊदी अरबिया की सिक्योरिटी का एक ठेका लिया हुआ है। अगर सऊदी अरब के ऊपर कोई गैर मुल्की जारियत होती है तो हमारा एक बहुत पुराना कमिटमेंट है कि हमारी अफवाज जो है उनकी मदद को जाएंगी। और बल्कि पिछले सालों में तो ये भी हो गया कि अगर अंदरूनी भी मसाइल होंगे तो भी हमारी पूरी इमदाद वहाँ पे मौजूद होगी। इस तरह का सिक्योरिटी कमिटमेंट शायद ही इसकी कोई नज़ीर मिलती है। बल्कि वहाँ के एक बड़े अहम शहजादे हैं, उन्होंने इसका जिक्र किया है कि दुनिया की तारीख में शायद इस किस्म का सिक्योरिटी अलायंस नहीं है। तो इसलिए सऊदी अरब को पाकिस्तान की अहमियत का पूरा अंदाजा है। अब इस वक्त उनके अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात कुछ बिगड़े हैं और अमेरिका के साथ उनकी जो आम सप्लाई इस की चीज़ें जो हैं वो मुतासिर हो सकती हैं, इसलिए पाकिस्तान की अहमियत और ज़्यादा हो जाती है। असल में हमने कभी इस चीज़ को इतने अच्छी तरीके से मार्केट नहीं किया जितना कि हमें करना चाहिए था। सऊदी अरब ने ईरान इराक वॉर में सद्दाम हुसैन को $30 बिलियन दे दिए। पिछले 10-15 साल में इजिप्ट को सऊदी अरब ने पाकिस्तान का वफद वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में वहाँ मौजूद है, उन तमाम अपॉर्चुनिटीज़ को टैप करता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, कैसे साहब, जिस अंदाज़ में वज़ीर आज़म ने सिफारती ताल्लुकात की बहाली की और ख़ारजा पॉलिसी को जिस अंदाज़ में वो लेके चले, मेडन स्पीच में भी वज़ीर आज़म ने ये कहा था कि हम तमाम ममालिक के साथ जो है बराबरी की सतह पे खुशगवार ताल्लुकात चाहते हैं, किसी के साथ नाराज़गी हम नहीं ले सकते मोल। हमने ये देखा कि इससे पहले भी रिफाइनरी के हवाले से कुछ मुआहदात सऊदी अरब से हमारे होने जा रहे थे, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई और ख़ास तौर पर वो एक जो घड़ी वाला मामला हुआ उस पर भी खासी सऊदी हुकूमत जो है वो हमसे नाराज़ हुई। लेकिन बहरहाल जिस अंदाज़ में वज़ीर आज़म ने दोबारा इन चीज़ों को रिवाइव करने की कोशिश की है, जो खारजा पॉलिसी जिस समत में वो लेके चलें, उस हवाले से सर आप क्या कहते हैं? ये देखें ना, सऊदी अरेबिया पहले भी इमरान खान साहब के दौरे में भी प्रिंस
मोहम्मद आए थे, जी जी बिल्कुल। उन्होंने कहा था रिफाइनरी गवादर पे, रिफाइनरी का उन्होंने वादा किया था, फिर वो नाराज़गी हो गई और रिफाइनरी वाली बात उसके बाद सुन नहीं रहे। अब वो हब में लगाने का सोच अब जी हाँ, अब वो रिफाइनरी की पुराना एक हमारा मामला चल रहा है, बहुत बड़ी रिफाइनरी सऊदी अरेबिया के को तजर्बा भी है और हमारी ज़रूरत भी है। अब मैं आपको बताऊं कि आजकल हमारे पास कोई वेसल नहीं है, हमारे पास कोई जहाज़ नहीं है, हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो अपनी है हम बाहर के जहाज़ों से करते हैं। $5 अरब तो हम फ्रेट भर रहे हैं। अगर सऊदी अरेबिया हमारी कुछ मदद करे, हमारे कुछ ऐसे वेसल जो हमारी अपनी ट्रेड के लिए इस्तेमाल होते हैं, सऊदी अरेबिया के पास तो बहुत बड़ा एक रिजर्व हैं और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की सपोर्ट भी करना चाहता है। तो ये म्यूचुअल बातचीत होगी कई मैटर्स पे। मैं खुद सऊदी अरेबिया को पेट्रोकेमिकल का जितना बिजनेस है ना जी, वो वहाँ हम सऊदी अरेबिया के थ्रू करते हैं पहले ही, और सऊदी अरेबिया उसमें कई फैसिलिटीज़ हमें ऑलरेडी देता है और प्रोवाइड करता है और करता रहेगा। तो मुख्तलिफ हमारी आपस में कोऑर्डिनेशन है। और ये अभी बात जिक्र हुआ डिफेंस के मामले में, देखिए ना, अभी भी हमारे जनरल राहिल शरीफ वही हैं, उन्हीं के आर्मी में उनके एक बड़े अहम ओहदे पे हैं। तो सऊदीया से तो हमारे एक बड़े देरीना तल्लुकात हैं, इस दौरे से और कंसोलिडेट होंगे, एक मजबूती आएगी। और उसमें पहले से ही सऊदीया और पाकिस्तान तो एक ब्रदरली कंट्री है बहुत। और जो बीच में कुछ गैप आ भी गया था या थोड़ा सा जो नाराजगी हो भी गई थी उसको भी लेकिन हमारे मिलियंस ऑफ लोग पाकिस्तान के वहाँ रहते हैं, वहाँ काम करते हैं, वहाँ मुख्तलिफ उनके पास और लोग जा सकते हैं जहाँ से मौके पैदा होंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा फ़हीम साहब, क्या हम ये समझें कि ऑयल रिफाइनरी के माहिदे भी एक्सपेक्टेड हैं इस दौरे में? दूसरा, ये अगर हम समझने की कोशिश करें अपने आम नाजरीन के लिए कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी जगह हैं कि जिनमें हम चाहें कि सऊदी अरब हमारे ताउन करे और वहाँ पर इन्वेस्ट करे, जिससे हमारी मईशत को जो है मज़ीद इस्तेहकाम और मजबूती मिल सके? कौन कौन से एरियाज़ होंगे वो? पाकिस्तान में इंडस्ट्री और सर्विसेज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और ठीक है, एग्रीकल्चर की भी बात आ सकती है, लेकिन इंडस्ट्री और सर्विसेज, क्योंकि पाकिस्तान की सर्विसेज जो है ना वो एक्सपैंड नहीं कर रही, एरप्ट कर रही है। तो उसके अंदर सऊदी अरेबिया और बहुत सारे मुल्क हैं जो जापान वगैरह में इन्वेस्ट करके उनके पैसे डूब चुके हैं। वो पाकिस्तान में अगर इन्वेस्ट करते उसका सिर्फ ½ तो वो आज वो डबल से ट्रिपल हो चुका होता है। वो खैर एक अलग बात होती है कि वो कहाँ अपना पैसा लगाना चाहते हैं। पाकिस्तान के जो सर्विसेज इंडस्ट्री है, पाकिस्तान का बैंकिंग इंडस्ट्री जो है, पाकिस्तान की इंश्योरेंस इंडस्ट्री, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान की म्यूचुअल फंड, मतलब आपकी आईटी इंडस्ट्री, ये सब जो हैं बहुत मजबूत, रोबस्ट और प्रॉफिटेबल हैं। सऊदीया यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है, बट मेरे ख्याल है हमारी जो तवज्जो होगी वो ज़्यादा इंडस्ट्री की तरफ होगी। अब जैसे कि कोशिश की जा रही कि अरामको को पाकिस्तान में लाया जाए, और वो भी इस बात में इंटरेस्टेड हैं। उन्होंने भारत में भी इन्वेस्टमेंट की है, उधर जामनगर की रिफाइनरी में, जो दुनिया की सबसे बड़ी क्रूड ऑयल रिफाइनरी है। क्योंकि वो उनके लिए एक फ़ायदा है कि वो बजाय कि सिर्फ क्रूड ऑयल बेचें, वो रिफाइंड पेट्रोलियम बेचेंगे इंडिया में। वो सऊदी अरेबिया एक्सपैंड कर रहा है, तो हमने अपने आप को शोकेस करना है। और उसके अंदर इंडस्ट्री मुझे महसूस हो रहा है, जो मैं समझ सका हूँ कि थोड़ा सा हमारा रुझान इंडस्ट्री की तरफ ज़्यादा होगा। क्योंकि इंडस्ट्री टिपिकली जब आपकी ज़्यादा अच्छी होती है तो आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। सर्विसेज एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हम उसमें आ भी चुके हैं, अब उसको मज़ीद हम समझ रहे हैं। और सर्विसेज का जो पोटेंशियल है वो भी हमें आहिस्ता आहिस्ता उस बात का पूरा एहसास हो रहा है। इंडस्ट्री का तो हमें पता है कि अगर इंडस्ट्री में, अगर पेट्रोलियम में, केमिकल में, मेटल्स में अगर हम इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, मिसाल सिर्फ दे रहा हूँ कि अगर हमारी जो बहुत सारी प्राइवेटाइजेशन की कंपनीज़ हैं वो अगर ऑफ़र की जाएँ, उनको बेशक एक अच्छे रेट पे ऑफ़र की जाएँ सऊदीज़ को, तो वो उनके लिए तो वो एक्सपेंस कोई है ही नहीं कि वो पोर्टफोलियो का एक हिस्सा उठा लें। खैर वो बात की बातें। कहने का मतलब ये है कि जो कुछ शोकेस करेंगे, शोकेस करते हुए हमें उसमें रिटर्न उनको बताना ज़रूरी है। और सिक्योरिटी पे तो खैर हमें किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर कंट्रीज़ ऑन अर्थ, क्योंकि जो कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ था हमने उसमें हम कामयाबी से बाहर निकले हैं। और ये चीज़ हमें रिपीट करनी चाहिए कि हमने अपने इलाके में, अपने रीजन में अमन फैलाया है, बजाय कि जो हमारा हमसाया जो बातें करता है। सऊदीज़ को दो चीज़ें मेरे ख्याल है उनके फ़ायदे में ये जाएंगी कि हम अगर शोकेस करें कि उनको
क्या प्रॉफिट्स, क्या रिटर्न्स मिल सकते हैं, और दूसरा ये है कि सिक्योरिटी का हम सिर्फ एक दफ़ा फिर उनको रिमाइंड करा दें कि पाकिस्तान जितना सिक्योर मुल्क है। हाँ सॉरी, एक और चीज़ में जहन से निकली, जो कानून है पाकिस्तान का, जो रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो दुनिया के एट पार है, वो कम नहीं है। सो यानी कि इनफैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा है जब हम इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को देखते हैं। इतनी रिलैक्स्ड इन्वेस्टमेंट कानून दुनिया में नहीं है। चाइना में आप इन्वेस्ट करते हैं, आप अमेरिका में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सख्ती है। मिसाल के तौर पे जो चाइनीज़ अमेरिकन टी बिल्स में इन्वेस्ट करते हैं वो प्रॉफिट अपना बाहर नहीं निकाल सकते, उनको वही प्रॉफिट टी बिल्स में डालना पड़ता है। बिल्कुल, उसके बाद वो उसको घुमा के फिर वो बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा एम्बेसडर साहब, मैं चाहूँगी सर आपसे इस पे आपका व्यू ज़रूर ले लूँ। जो खारजा पॉलिसी की डायरेक्शन है इस मौजूदा हुकूमत की, सर वो कितनी सेटिस्फैक्ट्री है, कितनी बेहतर है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म मुसलसल जो दौरों पर हैं, ना सिर्फ वो प्लेटफॉर्म्स को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान का जो विजन है उसको भी शानदार तरीके से बयान कर रहे हैं, और दो तरफा ताल्लुकात पर उनका बड़ा फोकस है। सर यकीनन ये अच्छी बात है कि जिन मुल्कों के साथ ताल्लुकात में कोई कमजोरी है या सर्दमेरी है, जैसे अमेरिका के साथ रही है, इसको दूर करना जो है पाकिस्तान के अपनी मफाद में है। अमेरिका एक सुपर पावर है, हमारी उनसे बहुत शिकायत भी हैं, लेकिन ये हकीकत ये है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बिगाड़ जो है वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, क्योंकि उसका नेट फायदा जो है वो इंडिया को जाएगा। ये लोगों को समझने की जरूरत है कि अगर पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात बिगड़ते हैं तो उसका नेट फायदा इंडिया को होगा। तो इसलिए इसमें जो हमारी गवर्नमेंट की जो कोशिश कर रही है कि ताल्लुकात में कोई गर्मजोशी आए और जो अगर गलत फहमियाँ उनको दूर किया जाए तो वो अच्छी बात है। लेकिन देखिए आमतौर पे ये समझने की ज़रूरत है कि एक मुल्क जो है उसकी खारजा पॉलिसी तभी कामयाब होती है जबकि इंटरनली वो स्ट्रांग होता है। हमारे यहाँ बड़ी कमज़ोरियाँ हैं पॉलिटिकली, हम लोग अभी जो आपके हालात है आपको सामने ही है, इक़्तिसादी तौर पे जो सिचुएशन है वो आपको मालूम है। तो इन हालात में दुनिया को चीज़ों की आगाही है। जरूरत इस बात की है कि हम अपने पैरों पे खड़े हों, अपने आप को अंदरूनी इस्तेकाम दें, सियासी इस्तेकाम दें, इक़्तिसादी इस्तेकाम दें, उसके बाद आपकी खारजा पॉलिसी सही मानों में कामयाब होगी। ये सिर्फ लोग तकरीरों से जो चाहते हैं ना, हमने बड़ी अच्छी तकरीर कर दी, भाई तकरीर का थोड़ा बहुत असर होता है। असल चीज़ तो आपकी अहमियत आती है आपकी अंदरूनी इस्तेकाम से, इक़्तिसादी तरक्की से। तो चाहिए कि सऊदी अरब के साथ हम सिर्फ ये बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले सिलसिले तक महदूद ना रहें। कोशिश ये करें कि हमारी इंडस्ट्री और इकोनॉमी को बूस्ट मिले उनके इन्वेस्टमेंट के से और उनकी मुख्तलिफ ऐसे अक़दाम से, जिससे हमारी माशी हालात में सही मानों में कोई इजाफा हो। वो जो उन्होंने कहा था माओ से तुंग ने कि एक आदमी को सिर्फ फिश देने की जरूरत नहीं, ज्यादा बेहतर तरीका ये है कि उसको समझाओ कि फिश को पकड़ा कैसे जाता है। तो ये वाली तालीम हमें हमेशा सामने रखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया शाहिद अमीन साहब, एम्बेसडर साबिक हमारे साथ मौजूद रहे। बड़ी सही बात की उन्होंने कि जब अगर आप तरक्की करते हैं मईशत के हवाले से हो या दूसरी तरक्की जो भी आपकी मुल्क के लिए बेहतर हो, उसमें अंदरूनी इस्तेहकाम जो है वो सर फहरिस्त आता है। अगर अंदरूनी इस्तेहकाम नहीं है, अमन नहीं है, तो आप फिर अपनी बात डट कर दूसरों के सामने नहीं रख सकते हैं। इस वक्त नुमाइंदा PTV न्यूज़ वकार नसीम हमें रियाज से ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, वज़ीर आज़म चूँकि अभी हमने आपको बताया वहाँ पर पहुँचे हैं, तो मज़ीद अपडेट्स के लिए हम उन्हीं की जानिब रुख करेंगे। जी वकार, अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल मैं आपको सुन रहा हूँ। जी वकार, जरा अपडेट दीजिएगा, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ रियाद पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल, अपडेट यही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की खुसूसी दावत पर इस वक्त सऊदी अरब पहुंच चुके हैं जी। और उनके हमरा वक्त में वज़ीर खजाना इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब भी उनके हमरा इस वक्त मौजूद हैं। और दारुल हुकूमत रियाद पहुंचने पर डिप्टी गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज ने उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया है। और इस मौके पर पाकिस्तानी सफीर अमीर खुर्रम राठौर समेत हमारे दीगर सफारती अफसरान भी वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। अच्छा वकार, जरा ये भी फरमाइएगा वज़ीर आज़म की क्या मसरूफियात रहेंगी? जी, वज़ीर आज़म की मसरूफियात रियाद पहुंचने पर अब शुरू हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और डिप्टी गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान के दरमियान अभी अभी एक मुलाकात हुई है, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। जबकि आज शब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वली अहद और वज़ीर आज़म सऊदी अरब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। और इस मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल फ्यूचर इन्वेस्टमेंट
समिट रियाद में शिरकत करेंगे। अच्छा, जो कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपने बात की कि उसमें भी वज़ीर आज़म शिरकत करेंगे, उस हवाले से भी हमें डिटेल बताइएगा कि कौन कौन से लोग वहाँ पर मौजूद होंगे और वो किस नौयत की कॉन्फ्रेंस है, ज़रा डिटेल अगर आप हमारे साथ शेयर करें। जी, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस जो है ये इंतहाई अहमियत की हामिल है, जिसमें दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट से मुतल्लिका अमूर पर गुफ्तगू की जाती है और इसमें दुनिया भर से मुख्तलिफ अकाबरीन और अमायदीन इसमें शिरकत करते हैं। और इसके अलावा सऊदी अरब चूंकि इस कॉन्फ्रेंस को लीड कर रहा है, तो सऊदी अरब के मुख्तलिफ वज़रा और हुकूमती ओहदेदार इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हैं। और अमूमी ख्याल यही जाहिर किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये दौरा, जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल है, ये पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई अहम और फ़ायदेमंद दौरा साबित होगा और इन्वेस्टमेंट के हवाले से इसमें बहुत खातिर-खा नताइज इसके बरामद होंगे। जी, बहुत शुक्रिया वकार नसीम, आप हमारे साथ रहे और हमें अपडेट्स दे रहे। अब मैं अपने मेहमानों का रुख करूंगी। मंसूर जाफर साहब, जिस तरह से उन्होंने फरमाया कि वज़ीर आज़म की मसरूफियात जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं और जिस तरह मैंने अभी पहले भी बताया कि वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पे बात की कि जो प्रॉब्लम्स हैं पूरी दुनिया को इकॉनमी के लिहाज से, तो उस पर हमें बोल्ड विजन की बड़ी सख्त ज़रूरत है। तो आप क्या समझते हैं कि इस बोल्ड विजन में और इकॉनमी, क्योंकि पाकिस्तान की भी उस तरह से मुस्तहकम तो नहीं है, अभी कोशिशें जारी हैं उस हवाले से, तो पाकिस्तान किन खतूत पर अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, कैसे फ़ायदा उठा सकता है इन चीज़ों से, खास जो प्लेटफॉर्म मुहैया हो रहे हैं पाकिस्तान को? यकीनन जी, जितना बड़ा ये प्लेटफॉर्म है और वहाँ पे जो विजन लेकर लोग आ रहे हैं, वो तमाम के तमाम म्यूचुअल बेनिफिशियल बनाना चाहते हैं इस पूरी कॉन्फ्रेंस को या इस पूरे एजेंडे को अपने अपने हक में। अब ये जो भी शरीक ममालिक हैं, चाहे पाकिस्तान है या दीगर मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं, वो किस अंदाज से अपने अपने इन प्रोजेक्ट्स को जो हैं वो दुनिया के सामने पेश करते हैं और पाकिस्तान किस अंदाज से उन प्रोजेक्ट्स को अपने हक में जो है वो रीप करता है, कि उनके लिए क्या चीज़ बेनिफिशियल है, क्या चीज़ नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये एक अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन अभी इस पर कोई कंक्रीट बात करना उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि इस पूरी कॉन्फ्रेंस का जो एक एलामिया या उसके बाद जो वहाँ पर मौक़े मौजूद हैं वो हमारे सामने नहीं आते। मैं यहाँ पे थोड़ा सा सऊदी अरब को एक ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि सऊदी अरब ने अपनी एक जो भी मॉडर्न विजन है, जिसे उन्होंने 2030 का नाम दिया है, उसके साथ साथ जो अपना इस्लामी शनाख्त है और ख़ास तौर पे जो आइडेंटिटी है उसको वो नहीं भूले और बिलखुसूस जो मुस्लिम कॉजेज़ हैं उसके साथ जो अपनी कमिटमेंट है वो उसके साथ आज भी कायम है। मसला फ़लस्तीन के हवाले से जिस अंदाज से बोल्ड स्टैंस लिया है इस वक्त सऊदी फरमारवा ने, खादिम हरमैन शरीफैन ने, और फिर अभी रिसेंटली वहाँ ऐसी डेवलपमेंट देखने को मिली है कि जो मसला फ़लस्तीन के हवाले से कुछ ऐसे इश्यूज़ थे कि जिसको उन्होंने बड़ा ही, मैं समझता हूँ, स्किलफुली और बड़ा ही विजन के साथ जो है वो टैकल किया है। और अब इसी तरीके से अभी रिसेंटली जो इस साल जिन्होंने हज की इमामत की थी, इमाम ईसा, वो पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने जो उम्मत मुसलमान को और ख़ास तौर पर मगरबी दुनिया के अंदर जो मुसलमानों को दरपेश एक चैलेंज है इस्लामोफोबिया का, उस पर मैं समझता हूँ दुनिया की तवज्जो एक बार फिर मबजूल कराई है। और उसी के फॉलो अप में अभी रिसेंटली टर्की में OIC के जो वज़राए ख़ारजा थे, वज़राए इत्तलात थे, उनकी कॉन्फ्रेंस में हमारी वज़ीर इत्तलात तशरीफ़ ले गई थी और इस्लामोफोबिया के हवाले से जो पाकिस्तान का स्टांस है, जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं, वो वहाँ पे बड़ा कंक्रीट अंदाज में पेश की गई हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसा तसलसल है कि साइड लाइन्स पे यकीनन इन चीज़ों का भी जिक्र आएगा जब डिस्कशन होती है और मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स आपस में बात करते हैं। तो इन यानी जो कल्चरल कह लीजिए इशूज़ या जिन्हें हम सकाफती मामलात कहते हैं, इन पर भी यकीनन बात होती है। तो सऊदी अरब के पास इस वक्त बड़ी ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और साथ साथ उन्होंने दुनिया भर के जो इन्वेस्टर हैं, दुनिया भर के जो मुख्तलिफ तजारती कंपनियां हैं, उनको ये मौका फ़राहम किया है कि उनकी सरज़मीन पर वो जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिल के अच्छे मौक़े तलाश करें ताकि जो हकीकी चैलेंजेस मईशत के हवाले से दुनिया को दरपेश है, माहौलियाती आलूदगी के हवाले से या ग्लोबल वार्मिंग का जो चैलेंज इस वक्त अफरीद की शक्ल में दुनिया के सामने है और इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जो फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान रिसेंटली उसका निशाना बना है। और सऊदी अरब का किरदार इसमें हम फरामोश नहीं कर सकते कि उन्होंने जिस अंदाज से अपना एयर कार्गो का एक ब्रिज कायम रखा डे 1 से, और अभी तक जो है उसमें उनका जो शाह सलमान रिलीफ सेंटर जो है
वो पेश है, और ख़ुद सऊदी सफ़ीर जो है पाकिस्तान में वो दूर दराज सिंध के इलाकों में बोट्स के अंदर जाके वो रेस्क्यू का काम, रिलीफ के काम में जो है वो हाथ बटाते रहे। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी मुस्लिम भाईचारे की और मुश्किल घड़ी में अपने भाइयों के काम आने की मिसाल जो है वो दुनिया के सामने खाल खाल देखने को मिलती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, कैसे अहमद शेख साहब, जिस तरह से अभी हम मौसमियाती तब्दीली की भी बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है दुनिया के सामने। शायद ऐसा लगता है दुनिया को शायद इसका पहले इदराक नहीं था, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से अभी उन्होंने फरमाया कि एक टेस्ट केस के तौर पर दुनिया में देखा जा रहा है कि कितना बुरी तरह मुतासर किया है। आप क्या समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत को इस चीज़ ने बहुत बुरी तरह से मुतासर किया है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान रीजनल कंट्रीज़ को मिलाकर क्या ऐसा कोई मजबूत लाहे अमल बनाया जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस अफरीद से निपटा जा सके? क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है कि खुदा न खास्ता ये कोई एक दफ़ा की बात नहीं है, अगले साल दोबारा इस तरह का कोई और भी खुदा न खास्ता मामला पेश आ सकता है। तो इस सिलसिले में आप क्या समझते हैं? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने भी इस हवाले से बात की है कि इस बड़ा मुतहर्रिक होने की ज़रूरत है और नई थिंकिंग के साथ आने की ज़रूरत है और लाहे अमल बनाने की ज़रूरत है। देखिए, ये तो पूरी दुनिया में रिकगनाइज़ कर रही है कि पाकिस्तान का कार्बन का अखराज जो है 1% से भी कम है, 0.87 है। तो अब उसका नुकसान तो देखिए, अगर मौसम तब्दील हो रहे हैं तो इसमें हमारा किया तो बहुत कम है ना। उनको सबको जस्टिस देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल आए उन्होंने खुद कैटेगोरिकली ये कहा ना कि ये इनका नहीं है कसूर, ये हम सबको मिल के। तो सऊदी अरेबिया भी, मैं ये समझता हूँ कि हमें रिजर्वायर भी बनाने चाहिए। हमने पहले ये जो कहते रहे, हमारे पास तो देखिए ये साल 5-6 गुना बलूचिस्तान में और सिंध में बारिश हुई और पानी इतने अरसे से खड़ा है। तो हम क्यों ना अपने इतना कीमती पानी है हम उसको स्टोर करें। हम इसमें असल में हमारे पास पैसे की कमी है, हम जो है ना ये डैम नहीं बना सके। मैं समझता हूँ कि हमारे अपने दोस्त मुल्कों को इस पर भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये चीज़ें उनके भी मफाद में है और हमारे भी मफाद में है। और पूरी दुनिया को इस वक्त ये एहसास है कि उनका फॉल्ट है। हम ये भी कह रहे हैं कि हमारी जो कर्ज़े, हमने इतने बड़े कर्ज़े लिए हुए हैं उसको ज़रा ईज़ करें। हमें ऐसे ऐसा माहौल बना, क्योंकि ये कसूर ये जब सब ने एक्नॉलेज कर लिया है और ये मामूली बात नहीं है। ये पाकिस्तान में जब हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब गए और पूरी दुनिया ने कॉन्फ्रेंस हुई उसमें, और अभी भी कॉन्फ्रेंसें इस पर हो रही हैं और ये बात मानी गई है कि ये इसमें फॉल्ट हमारा नहीं है। ये तो दुनिया वाले तरक्की तो वो कर रहे हैं, कार्बन तो उन्होंने अखराज की है और उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ आया है, कल को किसी और मुल्क में आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि हमें डैम स्टोरेज के लिए काफ़ी तवज्जो करनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि किस तरह हम ये मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला कर सकते हैं। और सऊदी अरेबिया के बाद इस वक्त ना इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत पैसा है। हमारे दोस्त जो है ना, मैं आपको बताऊँ, अमेरिका के पास रिजर्वायर नहीं है। हमारे दुनिया के जो सबसे बड़े दोस्त हैं ना, चाइना और सऊदीया, सबसे ज़्यादा रिजर्व उनके पास पड़े हैं जो कि वो अमेरिका में रख रहे हैं। भाई वो अमेरिका में रख, जब को उनको एहसास होगा तो वो अपने दोस्त मुल्कों में रखेंगे ना। अगर हमारे ऊपर उनको कॉन्फिडेंस हो जाए, और FATF का जो फैसला हुआ है ना, इसमें एक बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस आया है। पहले वो समझ रहे थे कि हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, हम क्या गलत काम कर रहे हैं। तो आज दुनिया ने रिकग्नाइज इसको भी किया है, बड़ी इसमें तहकीकात हुई है और कोई ऐसी मनी लॉन्ड्रिंग वाली बातें हैं और कोई वो सब हमने क्लियर किया अपनी बात, बिल्कुल क्लियर किया पोजीशन। इस वजह से हमारी इकानमी, हम फ्यूचर जो मैं देख रहा हूँ अपना, क्योंकि हमारी यंग पॉपुलेशन है और मैंने कहा कि बाकी दुनिया के जितने 4 बड़े मुल्क हैं आबादी के, वो तो दुनिया की सबसे बड़ी इकानमी है। एक हमारा ही मुल्क है जो बड़ी आबादी वाला मुल्क है और जो जिसकी इकानमी 57 नंबर पे है। तो इस वक्त इन्वेस्टमेंट जो भी कर रहेगा उसकी तवज्जो होगी ऐसे इलाके में, ऐसी जगह पे जहाँ से ज़्यादा फ्रूट मिल सके, जहाँ से बेनिफिट ज़्यादा हो सके। मैंने आज अभी मैं तकरीर करके आया हूँ कौमी असम्बली में, मैंने यही कहा कि हम तो सबके दोस्त हैं। हम अमेरिका और चीन में एक बैलेंस करना चाहते हैं, हम कोई एक साइड पे नहीं जाना चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मिल के काम करें और अपनी जो हमारा मफाद है हम अपना मफाद देखें। हम सिर्फ लड़ाई ये आवाम का जिसमें फायदा, ये बड़ा अरसा हम जंगों में और उसमें हमने आपको नुकसान, लेकिन चलिए अब डायरेक्शन काफी वाज़ेह हमें नजर आ रही है। बिल्कुल यही होनी चाहिए थी, यही हमारे मफाद की डायरेक्शन। बिल्कुल ठीक। फहीम साहब, पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट पर आया। अब जब इन्वेस्टमेंट की बात होगी तो यकीनी तौर पे कॉन्फिडेंस तो होगा ना, बात आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कर सकेंगे। पाकिस्तान अपनी पोजीशन बिल्कुल वाजे कर चुका है वहाँ पर। जिस तरह हमने देखा कि राजा कुमार साहब ने भी काफ़ी पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया, जिस तरह से पाकिस्तान ने सिफारिशात पर अमल दरामद किया, जो एक्शन प्लान्स के ऊपर काफ़ी टफ था।
आप क्या समझते हैं जब इन्वेस्टमेंट की जब बात की जाती है तो इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो लाहे अमल है वो बनाना बहुत ज़रूरी है, और आपको क्या लगता है फेडरल लिस्ट से निकलने के बाद क्या इन्वेस्टर्स का जो एतमाद है पाकिस्तान पे वो मुकम्मल तौर पे बहाल हो गया? शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग, Exactly. तीनों वो कैटेगरीज देखनी पड़ती हैं। और एतमाद जब आप इसको देखते हैं तो बहुत बहुत अहम चीज़ है। एतमाद को जब आप ब्रेकअप करते हैं तो उसके अंदर बेशुमार चीज़ें आती हैं उसमें, जैसे मैंने कानून का जिक्र किया था, सिक्योरिटी का जिक्र किया था, फिर एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है कि भाई ये जो पैसे हमने इन्वेस्ट किए हैं क्या ये हम बाहर भी निकाल सकेंगे या नहीं, उसमें फॉरेक्स स्टेबिलिटी आती है, उसमें आपकी इंटरेस्ट रेट स्टेबिलिटी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान उस तरफ काफ़ी अरसे से चल रहा था और खुशी इस बात की है कि अब वो रिज़ल्ट्स अब आपके हाथ में हैं कि आप किसी को दिखा सकते हैं। मकसद ये होता है कि दुनिया को आप अगर रिज़ल्ट दिखा के बात करें तो आपके लिए ज़्यादा आसान होता है, और अगर आप कहें कि मेरी इंटेंट ये है कि मैंने इसको बेहतर करना है तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। FATF का होना, हमारे एनवायरनमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करना, साथ वो फिर से मैं बात कर रहा हूँ कि अपनी जो इंडस्ट्रीज़ को शोकेस करना। देखिए थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर बात करनी पड़ती है इन्वेस्टमेंट लाने की, क्योंकि मैं मुंसलिक रहा हूँ इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से ज़्यादातर अपनी करियर में, तो आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर बात करनी पड़ती है ताकि जो जिनसे आप मुखातिब हो रहे हैं उनको एग्जैक्ट पता हो कि भाई आप कहना क्या चाह रहे हैं, और उससे क्या होगा उनको फिर पिक्चर बड़ी क्लियर हो जाती है। अब सच्ची बात यह है कि अगर $5 अरब की कल इन्वेस्टमेंट अगर अगले 6 महीने में आ जाती है ना, उसको भी हमें फैलाना ज़रा हमारे लिए एक मसला हो जाएगा, क्योंकि हमने शायद इतनी उसकी गहराई पे फोकस नहीं किया कि हम इनको कहाँ कहाँ फैला सकते हैं। पाकिस्तान में मेरे हिसाब से तो अगर आसानी से 25 से 30 अरब की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। ये मैं फ्लड्स की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, लेकिन उसको हमने आपको इफेक्चुएट करना होता है। आपने जो इन्वेस्टर होता है उसको आपने दिखाना होता है कि ये चीज़ इधर जाएगी, इससे इतना आपको रिटर्न मिलेगा, इस तरह आप सिक्योर हैं, इस तरह आप निकाल सकते हैं। तो हम उस रास्ते पे काफ़ी एग्रेसिवली चल रहे हैं। खुशाइन बात ये FATF का जो वाइट लिस्टिंग जिसको कहते हैं, ये बहुत पाकिस्तान ने लड़ के यहाँ तक पहुँचे, बड़ी मेहनत की, और ये मैं कहूँगा बिल्कुल इस चीज़ को मैं अंडरलाइन करूँगा, बोल्ड करूँगा, ये हमारी यूनिटी की वजह से हुआ है। हम सब मिलके हमने इस पे काम किया था, तो देखें नतीजा क्या निकला। और मैं आपको बता दूं, मुझे एक स्टेटमेंट होती है ना, द ऑड्स वर स्टैक्ड अगेंस्ट अस, उसके बावजूद पाकिस्तान ने फिर से दुनिया को दिखाया है ऑड्स हमारे ख़िलाफ़ थे, उसके बावजूद पाकिस्तान ने हिम्मत करके सब्र से काम लिया, सब ने मिल के काम किया, और उसमें सब की कंट्रीब्यूशन है। इसमें हमें ये सब एक दूसरे को कंग्रेचुलेट करना चाहिए कि पाकिस्तान ने अपनी यूनिटी के थ्रू ये चीज़ अचीव की है, और इससे फिर ज़ाहिर बात है आपकी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं। आपने इन्वेस्टमेंट का कहा, इन्वेस्टमेंट के लिए आसानी पैदा होती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा मंसूर साहब, जाते जाते मैं आपसे एक कमेंट ज़रूर लेना चाहूँगी। यकीनी तौर पर जब हम खारजा पॉलिसी की बात करते हैं, जिस तरह से हमारे बाकी मेहमानों ने भी फरमाया कि तो जब तक अंदरूनी इस्तेहकाम नहीं होगा, जब आपका खुद विजन क्लियर नहीं होगा, तो यकीनी तौर पर आप दूसरे ममालिक के साथ फिर उस तरह से खुल के या कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि जिस अंदाज़ में अभी हमारी जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं, पोलराइजेशन जिस अंदाज़ में बढ़ चुकी है, क्या यह हमारी खारजा पॉलिसी को भी इफेक्ट करती है? क्योंकि जितनी मेहनत हो रही है, लेकिन आखिर वो देखेगा तो सही कि आपके घर में दूसरा मुल्क के देखेगा तो सही कि क्या चल रहा है आपके मुल्क के अंदर। जी यकीनन इस पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। जी यकीनन जब हम खुद लॉगर हेड हैं, तो जिन लोगों ने हम पे ट्रस्ट करना है, जिन्होंने अपना पैसा हमारे सपोर्ट करना है, तो वो किस तरीके से एक ऐसी लड़ती भिड़ती कौम के हवाले अपना सरमाया करेंगे, तो यकीनन उन्हें यहाँ एक मुकम्मल जिसे कहना चाहिए सिक्योरिटी और एक पीस और हारमनी, ख़ास तौर पे नेशनल हारमनी, आपके जो नेशनल कॉजेज हैं उन पर, वो अगर नहीं है तो फिर सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं है तो कौन इन्वेस्ट करेगा? जो कंडीसिव एनवायरनमेंट आप बनाएंगे तो तभी आपके पास इकोनॉमी आएगी, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे और तभी आप उसके फ्रूट हासिल कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। फ़हीम सरदार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा वकार साहब को तो हम पहले खुदाफिज कह चुके थे। नाज़रीन, ज़रूरत इस अमर की है कि जब हम ताल्लुकात की बात करते हैं, वज़ीर आज़म जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं दुनिया के किसी भी मुल्क में, तो हम एक नज़र अपने आप पर भी ज़रूर डालें कि हमारी जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं, जो हमने पोलराइजेशन आसमान तक पहुँचा दी है, वो भी बड़ी असरअंदाज होती है। क्योंकि जब आप कह रहे होते हैं दूसरे मुल्कों के हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ
पर आपको ये फ़ायदे होंगे, हम आपको वेलकम करते हैं, तो यकीनी तौर पे वो हकीकत की आंख से ये भी देखेगा कि इस मुल्क के हालात अपने क्या हैं। तो अगर आप हुकूमत में हो, सिर्फ उसी वक्त आवाम का सोचना बड़ी बात नहीं है, जब आप हुकूमत में ना हो तब भी आपको आवाम की फ़िक्र होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जब बार बार बात ये की जाती है कि बैसाख की मईशत बहुत ज़रूरी है, तो उसको कर लेने में ही सबका फ़ायदा है। और जब आप ताल्लुकात की बहाली की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग करने की, मजबूत करने की, मईशत की मजबूती वो हो ही नहीं सकती जब तक आपका विजन क्लियर ना हो, जब तक आपकी दानिश लोगों को समझ ना आ रही हो। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। रियासत प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही। अल्लाह निगहबान।